व्यू 360 में पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बहरान के पीछे बैरूनी हाथ का इल्ज़ाम, अमरीकी तज्ज़ियाकार क्या कहते हैं। सहाफ़त के शोबे में ख़तरात, पाकिस्तान में सहाफ़ी तंजीमें डिजिटल सहाफ़ियों को सहाफ़ी मानने से गुरेज़ां। यूट्यूब में बेसिकली कुछ चेक नहीं होता। अगर आप मालिक हैं यूट्यूब पे, आप चैनल रन करते हैं, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो आपने जो बोल दिया उसमें बोल दिया। और सिंपली अमेरिका में आज आपको दिखाएंगे अमरीकी दारुल हुकूमत में चेरी के दरख्तों पर खिले बहार के रंग। मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहती हूँ और यहाँ सिर्फ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने आई हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वज़रा ने वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना से इस्तीफ़े दे दिए हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में अक्सरियत ख़त्म हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने अपनी काबीना का एक हंगामी इजलास भी बुलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अदम एतमाद एक जायज़ जमहूरी तरीका है, लेकिन ये फ़ौरन इम्पोर्टेड क्राइसिस है। लोगों ने जो फैसला करना है कर लें, लेकिन बैरूनी साजिश का हिस्सा ना बने। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, उनसे इस वक्त दारुल हुकूमत की सूरत हाल जानते हैं। आसिम, क्या माहौल है इस वक्त इस्लामाबाद में और हुकूमत के पास कोई उम्मीद बाकी है? नंबर इस वक्त क्या बताते हैं? असद, जो इस वक्त सूरत हाल जो है बज़ाहिर नज़र आ रही है, उसके मुताबिक हुकूमत के लिए बचना जो है वो खासा मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि नंबर गेम्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त MQM के जो 7 वोट मिलने के बाद अब जो है यहाँ पर अपोजिशन जो है वो 177 वोटों के साथ हुकूमत से आगे हो गई है, जबकि हुकूमत के पास सिर्फ 164 वोट रह गए हैं, जिससे बाजार ये मालूम होता है कि हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में अगर कल जो है वहाँ पर कल जुमेरात के रोज कौमी असम्बली का इजलास होना है और आज अपोजिशन रहनुमाओं ने इसी बात का मुतालबा किया कि कल के रोज ही इसके ऊपर बाकायदा वोटिंग करवा ली जाए, तो हम अपने जो है नंबर्स पूरे कर देंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अभी तक हुकूमत की तरफ से अगर ऐलान नहीं किया गया कि आया कल वोटिंग करवाई जाएगी, क्योंकि आइन के मुताबिक जो करारदाद पेश हुई है उसके कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर वोटिंग करवाना होती है। तो अगर 7 दिन का वक्त पूरा किया जाए तो ये 3 अप्रैल तक का जो है वो वक्त है कि हुकूमत को मिल सकता है कि वो वहाँ पर उसके ऊपर वोटिंग जब तक नहीं होती। लेकिन जो इस्लामाबाद में यहाँ पर इस वक्त अफवाहें और मुकामी मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इम्कान है कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो शाम को कौम से खिताब करने जा रहे हैं उसमें वो अपने इस्तीफे का भी ऐलान कर सकते हैं। ताहम इस हवाले से जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने इस बात की मुकम्मल तौर पर तस्दीद की है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और वज़ीर इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात की थी और उनका ये कहना था कि इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि उनका वो इस्तीफा किसी सूरत नहीं देंगे। अलबत्ता अगर ये करारदाद असेंबली में आती है तो वहाँ से मुमकिन है कि ये अगर अपोजिशन अरकान अपने मेंबर्स पूरे कर ले, 172 का जो नंबर है वो उससे ज़्यादा अरकान अपने शो कर दें, तो ये हुकूमत गिराई जा सकती है। तो आसिम, कोई आज जिस तरह काबीना का एक हंगामी इजलास हुआ उसकी कोई खबर निकली है? लोकल मीडिया रिपोर्ट्स क्या हैं और सियासी पंडित क्या कहते हैं इस पर? जी बिल्कुल असद, आज जो काबीना का जो इजलास हुआ उसमें आज जो बताया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक मुबैना खत जो वहाँ पर उनको मौसूल हुआ है, धमकी आमेज़ खत, उससे काबीना को जो है आगाह किया गया। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जो कल तक हुकूमत के इत्तेहादी थे जिनमें MQM के वज़रा थे वो आज इस इजलास में शरीक नहीं हुए। लेकिन जो अपने बाकी जो अरकान थे हुकूमत के मुताबिक उन तमाम ने जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है और इस लेटर के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये एक फ़ौरन फंडिंग से होने वाला एक एजेंडा है जो मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है और हम इसका डट कर मुकाबला करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अली राना आपका। इस्लामाबाद में इस वक्त डेवलपमेंट्स इस तरह से हो रही हैं। ऑफ कोर्स एक ख़ास तौर पे फॉरेन फंडिंग का जिस तरह से आसिम ने भी हमें बताया, जो सिचुएशन चल रही है उसके बाद किस करवट ये ऊँट बैठता है, शायद आज रात को कुछ चीज़ें इस पर क्लियर भी हो जाएँ और वज़ीर आज़म इमरान खान की आज की जो स्पीच है उसमें कुछ चीज़ें और क्लियर हो सकेंगी। अमरीकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर के जनूबी एशियाई उमूर के माहिर माइकल कुगलमैन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम टू द शो माइकल। PM Khan has lost the majority in the parliament after his allied party MKM parted ways. With this party politics, do you fear that the move may destabilize Pakistan?
Well, I certainly hope not. And I do not necessarily think that Imran Khan will be in any hurry to resign. I imagine that he will want to subject himself to the no confidence vote. So if the constitutional process plays out, where he subjects himself to the vote and he steps down if he loses, then that would suggest that political stability will remain in place. But if you get to a point where the situation becomes uncertain, if he loses the vote and then the current opposition struggles to put together a new government, that's when you have to start worrying about instability and about protests. But the key is for the constitutional process to play out properly. माइकल कुगलमैन कह रहे थे कि अगर उन्हें उम्मीद है कि कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगी पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान रिज़ाइन करने की जो इस वक्त एक पाकिस्तान में मीडिया में एक हाइप भी है और कुछ प्रेडिक्शंस भी हो रही हैं, उस पर भी माइकल कुगलमैन का कहना है कि रिज़ाइन नहीं करेंगे इमरान खान, और जो भी होगा वो फेस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन को। और ख़ास तौर पे जब हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो वो उस वक्त हो सकती है जब अपोजिशन की तरफ से अगली जब हुकूमत बनाने की बारी आएगी तो वो प्रॉपर हुकूमत नहीं बना सकेंगे। Michael, politicians use no trust moves to remove governments, but do such actions affect working of a democratic institute? Well, I mean, of course, no confidence votes are a part of the Pakistani constitution, so it's a part of the democratic process. And of course, there's never been a successful no confidence vote in the sense that no Pakistani prime minister has ever been removed by a no confidence vote. But if it's used properly and if the time frames are respected, in other words, if the vote happens within the time period that the Constitution says that it has to happen in, then the process is completely democratic and completely constitutional. I think the concern is if the PTI and the House Speaker were to try to delay the vote longer than the Constitution allows, that's when you have to start worrying about concerns for democracy. So I hope it does not come to that. माइकल कुगलमैन का कहना है कि आज ये पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम बात कर रहे हैं, और इससे पहले आज तक किसी पीएम को पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन से नहीं हटाया जा सका है, और अगर वोट होता है तो उस सिलसिले में कोई भी इस हवाले से हम बात नहीं कर सकते कि ये नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन अगर वोट को पीटीआई या स्पीकर डिले करने की कोशिश करते हैं पीटीआई स्पीकर के थ्रू, तो वो एक नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो सकता है जो कि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है। Michael, Pakistan's parliament is elected for 5 years term, so which elects the prime minister as well. Do you think even if PM Khan is removed, the parliament should complete its 5-year term? Well, I mean, I think that would make the most sense. However, I do think that many key actors would have an interest in early elections, especially the current opposition. If it were to form a government and then take over, then I think that you'd have a situation where there would be time for the public to shift its anger away from the PTI and over to the new government about the economic crisis. So I think that the opposition is very strong now. So the opposition would have a strong interest in having elections at this point, thinking that it could do very well. But indeed, I think that if the constitutional process plays out the best, it would be for there to have a completion to this term. But I do think there's a fair chance that we could see early elections if Imran Khan loses the no confidence vote. I think they could come a bit earlier than is scheduled, which of course at this point is sometime next year. माइकल कुगलमैन का कहना है कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, और अपोजिशन के शायद मफाद में सबसे ज़्यादा यही होगा कि इस वक्त जो है ये टर्म पूरी ना की जाए और जल्दी इलेक्शन हो, ताकि जितना इकोनॉमिक क्राइसिस का ख़ास तौर पे एक बर्न है वो पीटीआई के ही हिस्से में आए। अगर पीटीआई को 1.5 साल मिलता है तो सिचुएशन शायद मुख्तलिफ हो सकती है। माइकल, लास्टली, what should we actually expect from China conference on Afghanistan now? It's a bit different, but definitely how exactly we are looking into the neighborhood over there. Sorry, you said China? Yeah. I think that it's an open secret that China was perfectly comfortable working with the previous government, led by Nawaz Sharif. That, of course, was the government that worked with China to open up the China-Pakistan economic corridor. I think that the Chinese are a bit uncomfortable about Imran Khan's focus on anti-corruption and transparency, because many of these Chinese contracts and loans to Pakistan are not very transparent. But at the end of the day,
China is perfectly comfortable working with the army, like many countries. And so I think that no matter what government is in power, no matter what party is in power, China will be comfortable working with the military if it comes to that. And we know that the Pakistani military is not going anywhere. माइकल गुगमैन का कहना था कि चाइना किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम करने में कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो नो करप्शन के हवाले से बात हो रही थी उसकी वजह से शायद चाइना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था। जिस तरह के जो CPEC के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उस तरह उतने ट्रांसपेरेंट नहीं थे, लेकिन चाइना के चूँकि फ़ौज के साथ जो है लॉन्ग टर्म नौइयत के ताल्लुकात इस तरह से बने हैं पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, जिसकी बेसिस पे वो कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान में काम करने के लिए, और जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान में रहेगी वो उसके साथ काम करना चाहेंगे। Thank you, Michael Hugerman, for joining us and giving us some insight on this. Thank you. पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि कुछ बैरूनी ताकतों ने उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है। इमरान खान की काबीना के वज़रा ने इमरान खान की तरफ से ज़िक्र किए गए ख़त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरूनी साजिश का सबूत कहा, जिसे वो चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं। इसी बारे में हमारी साथी सादिया ज़ेब रांझा ने वाशिंगटन में जनूबी एशियाई उमूर के माहिरीन से पूछा कि कहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बैरूनी हाथ का इशारा अमरीका की जानिब तो नहीं। I don't see any evidence or any intention by any foreign players. मुझे किसी दूसरे मुल्क का इस हुकूमत को ख़त्म करने या पाकिस्तान की दाखिली सियासत में मुदाखलत का कोई सबूत या इरादा नज़र नहीं आता। जाहिर है मुल्कों के पाकिस्तान से मुंसलिक मफादात, साझेदारी और इत्तेहाद हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान के सियासी वाक़यात पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन मुझे यकीनी तौर पर कोई भी मुल्क और ख़ास तौर पर अमेरिका या बरतानिया इसमें कतई तौर पर बराह रास्त मुलव्वस नज़र नहीं आते, ख़ास तौर से एक ऐसी सूरत हाल में जो वज़ीर आज़म खान की हुकूमत के लिए एक सियासी चैलेंज है। मेरे ख्याल से वो और इनकी पार्टी इस सियासी बहरान से सही तौर से निमट नहीं पाए और इसलिए वो ताख़ीरी हरबों, कानूनी चालों, अवामी जलसे जुलूसों और अपोजिशन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात के ज़रिए इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि गैर मुल्की हाथ की जानिब इशारा भी मायूसी के आलम में हुकूमत को बचाने के लिए किए गए इक़दामात में से एक है। ये उनके वोटर्स के लिए तो कारगर हो सकता है जो एक ऐसी पाकिस्तानी हुकूमत के पैगाम से खुश होते हैं जो बज़ाहिर किसी गैर मुल्की हुकूमत के दबाव में नहीं आने वाली या जो किसी से डिक्टेशन नहीं लेती। यूं वो बहरान से तवज्जो हटाने के साथ अपनी बेस को भी गरमाते हैं। Civil society also don't really see much basis here. Imran Khan's in trouble politically and इमरान खान की हुकूमत इस वक्त मुश्किल में है और पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसी सूरत हाल का शिकार होते हैं तो सबसे बेहतर यही हल नजर आता है कि सूरत हाल को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर किसी ऐसे बैरूनी हाथ या गैर मुल्की एजेंटों के सर मंड दिया जाए जिनकी मदद से आपके मुखालिफिन ज्यादा ताकतवर हो गए। मौजूदा सूरत हाल के बारे में कोई शक नहीं कि यह मुत्तहिदा हिज़्ब मुखालिफ की इमरान खान को ओहदे से हटाने की कोशिशों का नतीजा है और इमरान खान खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगरचे गैर मुल्की हाथ के सिलसिले में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये नतीजा अखज़ करने के लिए किसी बड़े तख़य्युल की ज़रूरत नहीं है कि उनका इशारा अमेरिका की जानिब था और फिर बरतानिया भी लाज़मन इसके पीछे होगा। लेकिन ये खालसतन अंदरूनी डेवलपमेंट है जो एक अरसे से पक रही थी। kind of rhetoric. और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। रूस की यूक्रेन में जारी जंग में मीडिया कवरेज के दौरान खतरात में इजाफा हुआ है। अब तक इस जंग में 5 सहाफ़ी हलाक हो चुके। ये 5 सहाफ़ी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों से वाबस्ता थे और यूक्रेन में जंग की कवरेज कर रहे थे। 1 मार्च को एक यूक्रेनी कैमरामैन यूवेनी साकून कीव के लाइव टीवी नामी चैनल के टीवी टावर पर होने वाले रूसी हमले में हलाक हो गए थे। 13 मार्च को एक अवार्ड याफ्ता अमरीकी फिल्म मेकर ब्रेंट रेनॉल्ड जो टाइम मैगजीन से मुंसलिक थे एक हमले में मारे गए। 14 मार्च को अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के लिए काम करने वाले कैमरामैन पियर ज़करज़ॉस्की यूक्रेन में जंग की कवरेज के दौरान हलाक हुए। इसी हमले में फॉक्स न्यूज़ के लिए काम करने वाली 24 साला यूक्रेनी सहाफ़ी ओलेक्जेंड्रा कोशनोवा भी हलाक हो गईं, जो उसी गाड़ी में मौजूद थीं जिस पर फायरिंग हुई। जबकि 23 मार्च को रूस से ताल्लुक़ रखने वाली 42 साला रिपोर्टर ओस्काना बॉलिना, जिनका अपने सहाफ़ती कैरियर में रूसी करप्शन की तहकीकाती रिपोर्टिंग पर फोकस था, रूस की गोलाबारी के असरात के बारे में रिपोर्ट करते हुए हलाक हो गईं। ओक्साना लिटविया में कायम तहकीकाती न्यूज़ वेबसाइट दी इनसाइडर के लिए जंग की कवरेज कर रही थीं। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया की तरक्की ने जहां नौजवान सहाफ़ियों को ख़बरों की तरसील का एक खुद मुख्तार ज़रिया फ़राहम किया है, वहीं सहाफ़त के लिए ख़तरनाक समझे जाने वाले इस मुल्क में
ان صحافیوں کو بھی مختلف نوعیت کے کئی خطرات کا سامنا رہتا ہے، لیکن ملک میں موجود صحافتی تنظیمیں انہیں صحافی تسلیم کرنے سے گریزاں نظر آتی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔ راحت شنواری خیبر پاس کے نام سے ایک فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل چلاتے ہیں۔ فیس بک پر ان کے 2.5 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے قبائلی ضلع خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں صحافت کر رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہاں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بہت ہی مشکل ہے، پرٹیکولرلی 9/11 کے بعد اگر آپ فگرز دیکھ لیں ہماری ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کی، تو اب تک ہمارے 15 صحافی جو ہے وہ مختلف سوسائڈ اٹیکس میں اور مختلف ٹارگٹ کلنگ میں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ درجنوں صحافیوں کو ہیریس کیا گیا ہے، ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ صحافیوں کے لیے کام کرنے والی ملکی اور علاقائی تنظیمیں ان افراد کو جو یوٹیوب اور فیس بک پر اپنی علاقائی خبریں نشر کرتے ہیں صحافی نہیں مانتے، یا دوسرے لفظوں میں بقول ان کے صحافی صرف انہیں سمجھا جاتا ہے جو ٹی وی، اخبار یا پھر ریڈیو کے ساتھ کام کرے، کیونکہ وہاں خبر کو مکمل چھان بین کے بعد نشر کیا جاتا ہے۔ مکمل ایک پروسیس ہوتا ہے، اس سے مختلف چیزیں، اس کی جو لینگویج ہوتی ہے، اس کی جو ٹون ہوتی ہے، مختلف جو نازیبا باتیں ہوتی ہیں، اس کو نکال کے ایک فلٹر کے تحت وہ پھر صبح اخبار دیکھتے ہیں اور چھپتا ہے۔ ایسے ٹی وی کا بھی یہ ٹکٹ سے لے کے پیکج تک وہ سب کچھ چیک ہوتا ہے۔ یوٹیوب میں بیسکلی کچھ چیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ مالک ہیں یوٹیوب کے، آپ چینل رن کرتے ہیں، آپ کے بہت فالوورز ہیں، تو آپ نے جو بول دیا اس میں بول دیا۔ آج نیوز پشاور بیورو کی چیف فرزانہ خان ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنے والوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وقت بدل رہا ہے اور مستقبل ڈیجیٹل میڈیا کا ہے۔ اب صحافتی تنظیموں کو صحافی کا تعارف بدلنا ہوگا۔ بہت سارے ایسے ڈیجیٹل جرنلسٹ جو کہ نیوز کے حوالے سے بہت اچھا کانٹینٹ جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں، اپنے علاقوں میں ان کی بات سنی جاتی ہے، پختونخوا میں ان کے لاکھوں فالوورز ہیں، لیکن ان کو جرنلسٹ نہیں مانا جا رہا۔ تو ہمیں لگا کہ ان کو یونین اور پریس کلب کے ساتھ بٹھا کر بات کی جائے۔ پشاور پریس کلب کے صدر ریاض خان کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ لوگ ہمارے فورم کے ممبر نہیں ہیں، لیکن جب بھی کسی شہری کے اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگائی جائے گی تو وہ اپنے فورم سے ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ پریس کلبز میں یا یونین آف جرنلسٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن جب اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ آئے گا، یہ ایک ایسی آزادی ہے، یہ ایک ایسا حق ہے جو آئین آپ کو گارنٹی کرتا ہے، تو یقیناً نہ صرف صحافتی تنظیمیں بلکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ان کے لیے آواز اٹھائیں گی۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا صرف ایسے میڈیا اداروں کو ریگولیٹ کرتا ہے جو سیٹلائٹ کی مدد سے ٹی وی اور ریڈیو پر معلومات نشر کرتے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کا سٹیزن پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم رولز 2020 کے نام سے موجود ہے۔ راحت شنواری کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف آواز اٹھانے کا نہیں، حکومت بھی ایسے صحافیوں کے لیے سخت ضوابط بناتی ہے جو صحافی تنظیموں کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ جن جرنلسٹ کے پاس ایکریڈیشن کارڈ نہ ہو تو وہ حکومتی ادارے جو ضلعی انتظامیہ سے لے کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن تک وہ باؤنڈ نہیں ہوں گے کہ ان کو انٹرویو دے۔ تو ایسی صورت میں میرے خیال میں فیوچر میں ڈیجیٹل جرنلسٹ کی بہت مشکل پیدا ہوگی اور ان کے کام پہ اثر پڑے گا۔ خیبر یونین آف جرنلسٹس کے جنرل سیکرٹری کہتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے کمیونٹی کے دیگر افراد کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح کے معاملات آئے بھی ہیں، کچھ سجیشنز بھی آئی ہیں، اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم اس چیز کو جج کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے لیے کوئی ایسا ایک کرائٹیریا بنایا جا سکتا ہے جس سے ان میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو سپریٹ کیا جا سکے، ان کو کیٹیگرائز کیا جا سکے۔ باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی سوشل میڈیا نے ابلاغ کے ایک اہم ذریعے کے طور پر اپنی جگہ بنائی ہے، اور دور دراز علاقوں یا دیہات میں ہی نہیں بلکہ شہری مراکز میں بھی خصوصاً انسانی حقوق کی متعدد ہولناک خلاف ورزیاں اسی ذریعے سے قانون کے نوٹس میں آئی ہیں، لیکن کسی صحافتی ضابطۂ اخلاق کے بغیر یہاں غلط معلومات کی تشہیر بھی ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔
फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। और अब आपको दिखाते हैं अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। वाशिंगटन में मौसम बहार का एक दिलफरेब मंजर, चेरी के दरख्तों पर खिले गुलाबी फूल भी हैं। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से यहाँ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल नहीं मनाया गया, लेकिन अब जबकि ज़िंदगी मामूल की तरफ आ रही है, मास्क की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है, इस साल यहाँ चेरी के दरख्तों में खिले फूल बड़ी तादाद में शायकीन को वाशिंगटन खींच लाए हैं। आइए देखते हैं इस हफ्ते का सिंपली अमेरिका। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। 2 साल के इंतज़ार के बाद वाशिंगटन में बिल आखिर वो रौनक लौट आई है जो यहाँ बहार की उम्मीद से मंसूब है और जिसका हर साल यहाँ बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से आवाम इसे देखने से महरूम रहे। मैं बात कर रही हूँ चेरी ब्लॉसम्स की। ये वाशिंगटन के नेशनल मॉल के करीब वाक़ई टाइटल बेसन है, जहाँ ताहद्दे नज़र चेरी के 3000 से ज़्यादा दरख्तों पर खिलते हुए गुलाबी फूल बहार की नवीद दे रहे हैं। Over 1 million people that come every single year. हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग चेरी के फूलों से लुत्फानंदोज होने आते हैं। वाशिंगटन की मेहमान नवाजी की सनत से मुंसलिक मुआशी असरात के एतबार से देखा जाए तो दर हकीकत ये फेस्टिवल इस सीजन का आगाज करता है, तो हमारे नुक्ता नजर से शायकीन के यहाँ आमद और उनकी खरीदारी के नतीजे में मिलने वाली मुआशी फवाइद के लिहाज से ये बहुत अहम है। हमें अपने दारुल हुकूमत में मुकामी शायकीन के लुत्फ अंदोज होने से तो खुशी होती ही है, लेकिन वाशिंगटन को बैनुल अक़वामी मार्केट के सामने पेश करने की एक मौके के लिहाज से भी ये हमारे लिए इंतहाई अहमियत रखता है। ये दरख्त अमेरिका जापान दोस्ती की अलामत हैं। 1910 में जापान ने 2000 चेरी के दरख्त वाशिंगटन भेजे, लेकिन कीड़ा लगने की वजह से उन्हें जलाकर ज़ाया कर दिया गया। फिर 1912 में मुख्तलिफ इक़साम के 3020 चेरी के दरख्त जापान से अमरीकी दारुल हुकूमत भेजे गए, जिनमें से 2 दरख्त आज भी अपनी असल हालत में यहाँ मौजूद हैं। वाशिंगटन में चेरी के दरख्तों पर शगुफ़े फूटने को एक बाकायदा फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें कई रिवायती इवेंट्स का एहतमाम होता है, जैसे चेरी ब्लॉसम वर्चुअल रन, पतंगबाजी, परेड, म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेस, स्टॉल्स और इख्तितामी आतिशबाजी वगैरह। घरों में बैठकर लाइव ब्लूम कैम के जरिए भी इन चेरी ब्लॉसम्स का लुत्फ उठाया जा सकता है। वाशिंगटन और इसके मज़ाफ़ात में कई पार्क्स में भी ये दरख्त लगाए गए हैं ताकि टाइडल बेसन पर उनकी बहार देखने के लिए आने वालों के रश को कुछ कम किया जा सके। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ये दरख्त बहुत नाजुक हैं। वाशिंगटन में पानी की सतह में इजाफे, मकामी माहौल और इंसानों के पहुँचाए नुकसान की वजह से यहाँ बमुश्किल चंद ही दरख्त अपनी असल हालत में मौजूद हैं और हर साल यहाँ तकरीबन 90 दरख्तों को तब्दील करना पड़ता है। तो आप भी इनके साथ सेल्फी ज़रूर बनाएं, लेकिन उन्हें नुकसान पहुंचाए बगैर। I live in New York, Long Island. मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहती हूँ और यहाँ सिर्फ चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने आई हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। यहाँ पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे। यहाँ आप सिर्फ फूल ही नहीं देख रहे, बल्कि आपके पीछे थॉमस जेफरसन मेमोरियल है। इसके अलावा और सुदूर की यादगारें भी हैं। एक तरह से आप डीसी को एक मुकम्मल अंदाज से महसूस कर सकते हैं। चेरी जापान का कौमी दरख्त है जिसे उम्मीद से मंसूब किया जाता है। इस साल यहाँ वाशिंगटन में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को कोविड की तवील बंदिशों के बाद नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। अब हमारी टीम भी इन चेरी ब्लॉसम्स के साए में पिकनिक मनाएगी। हमें ये बताइए कि आप मौसम बहार को किस तरह मनाते हैं। इसी बेहतरी की उम्मीद पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।